हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। आइए देखते हैं एपी के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। पहला कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म। तो आपको ये समझना है बेटा कि अगर आपको सम दे रखा है जैसे 2m स्क्वायर प्लस 3m और टर्म्स के बारे में पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि मान लो सम ऑफ m टर्म्स, sm हमें गिवन है 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो हमेशा याद रखिए कि जो s1 होता है यानी सम ऑफ वन टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म s1 इज इक्वल टू a1 होता है। s1 किसके बराबर होता है? a1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर m की वैल्यू 1 डाल करके सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया s1 यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 2 5। ठीक है ना, जितने भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा क्योंकि ये एक बड़े क्वेश्चन में भी इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। क्लियर है? आप एमसीक्यू करते हुए बहुत सारे स्टेप्स कैलकुलेशन के स्किप कर सकते हो। तो S1 कितना आ गया? 5 आ गया। S1 5 आने का मतलब A1 कितना आ गया हमारे पास? 5, यानी हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है। अब इसके बाद क्या करना है कि m की वैल्यू आपको 2 डालनी है। 2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 क्या रिप्रेजेंट करता है? S2 रिप्रेजेंट करता है A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। क्लियर है? तो S2 की बात करूं तो ये आ गया 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, हमारे पास आ गया 4 और 2 कितना आ गया? 8 प्लस 6, यानी आंसर आ गया 14। S2 को आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। अब A1 की वैल्यू कितनी है? A1 है 5 प्लस A2 एज इट इज इक्वल टू 14। अब A2 हमारे पास आ गया 14 माइनस 5, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 9, यानी हमारी सेकेंड टर्म कौन सी हो गई? 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर्स इन एपी हैव सम 30, व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 3 नंबर की सिलेक्शन कहता है एपी में और उसका सम गिवन है, तो कभी भी आप जनरल एपी मत लो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन क्या है कि जो सिलेक्शन अब हम करेंगे, एक स्पेशल सिलेक्शन इस केस में, वो क्वेश्चन को इजी बनाएगी। ठीक है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी 3 टर्म्स और सम दिया जाए तो हमेशा एपी लेट करनी है। लेट 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है ना। तो वो 3 टर्म्स होती हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है ना, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब एमसीक्यू में तो ये लेट वगैरह नहीं लिखना है, लेकिन बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अभी बड़े क्वेश्चंस भी इस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है भाई, इन तीनों का टोटल हमें दे रखा है। इन तीनों का टोटल कितना है? 30 है। देखो इसका फायदा क्या है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो ध्यान दो, तो d और d क्या हो गया? 0। सीधा अपनी फर्स्ट टर्म निकल के आ गई, 3a इज इक्वल टू 30, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म आ गई। लेकिन इसने हमसे पूछी है मिडल टर्म, तो जो ये a है यही हमारी मिडल टर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, देखिए समझ में आया आपको या नहीं? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 11। ठीक है, सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 11। अब इसमें आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैसे तो डिवीजन करके डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, लेकिन मान लो 3 डिजिट 4 डिजिट या कोई और नंबर से डिविजिबिलिटी आ जाए, तो आप एक कॉन्सेप्ट रफ में समझिए कि कैसे आप पता लगाते हैं कि एक 3 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होगा। ठीक है ना, ये वाली बात आप सीखो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर
विच इज डिविजिबल बाई 11। तो क्या करना है कि जो स्टार्टिंग नंबर अगर 3 डिजिट की बात कर रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा 100। हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा 100 के आगे। 100 भी हो जाता तो ले लेते, ठीक है ना। तो लेकिन हमें 100 के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, पीछे जाओगे तो वो 2 डिजिट होगा। अब वो नंबर डायरेक्टली कैसे पता लगाते हैं, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले आप इसे 11 से करोगे डिवाइड। अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आ गया, 11,999। कितना आ गया, 11,999। ये आंसर आ गया 1। कितना आंसर आ गया, 1। अब क्या करते हैं कि जो ये डिवाइजर है 11, इसमें से इस रिमाइंडर को माइनस करते हैं, यानी 11 में से 1 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया, 10। और ये 10 ले जा करके इस नंबर में प्लस कर देते हैं। ये 10 ले जा करके इस नंबर में प्लस कर देते हैं। तो 110 फर्स्ट नंबर बना जो डिविजिबल होगा। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हमें डायरेक्टली ही पता था। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो, लेकिन ये एक मेथड है किसी भी नंबर को पता लगाने का कि भाई कौन सा नंबर है जो इस नंबर से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना, 5 डिजिट। तो ये आप मेथड याद रखेंगे तो हमेशा परफेक्ट नंबर आप निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ। तो हमारा पहला नंबर हो गया 110। अब पता ये लगाना है कि 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है जो 11 से डिविजिबल होगा। यही तो पता लगाना है ना, कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो अब हमें लास्ट नंबर पता लगाना है। अब लास्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे, लास्ट नंबर के लिए आप एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लोगे। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1000। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 1000। और अब आप इसे 11 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो 11 9 कितना हो गया, 99। इधर आ गया हमारे पास 1, कितना आ गया, 1। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 0। इसके बाद हमने 0 को उतारा। अब 0 को आपने उतारा तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ 0 चला जाएगा। मेन हमारा काम है रिमाइंडर का। अब जो ये 10 रिमाइंडर आ रहा है, अब मुझे क्या चाहिए, 1000 से छोटा नंबर चाहिए। तो ये 10 इस नंबर में से कर दो सब्ट्रैक्ट। ये 10 इस नंबर में से कर दो सब्ट्रैक्ट। तो 1000 माइनस 10 किया तो 990 लास्ट नंबर है जो 3 डिजिट का है और वो 11 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो अब हम बना लेते हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं तो आ गया हमारे पास, सबसे पहला नंबर है हमारे पास 110, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारे पास, अब 11 इसमें ऐड करते चले जाओ। 11 अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास आ गया 121, फिर 11 ऐड करूं तो 131। ऐसे हम फाइनल तक गए और लास्ट हमारा हो गया 990। लास्ट क्या हो गया, 990, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको करके पहले दिखाना है। तो करना है बिकॉज A2 माइनस A1, ठीक है। बिकॉज A2 माइनस A1 यानी 121, सॉरी, पहले आप निकालो A2 माइनस A1 यानी 121 माइनस 110 कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 11। और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 131 माइनस 121, ये भी आ गया 11। तो बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। ये एक AP बन गई। अब AP बन गई और हमें क्या बताना है, हमें सम बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई 110 से 121, 131 और लास्ट 990 का 990 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्लियर है। तो अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब an हमें कितना गिवन है, an हमें 990 गिवन है। क्लियर है। अब an से हमें क्या निकालना है, an से हमें n निकालना है। तो an को लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990।
वैल्यू ऑफ ए इज 110 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू 11 990। कैलकुलेशन करते वक्त 11 को देखो आराम से कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच गया 10 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 990। अब 11 राइट पे जा करके इसको कैंसिल कर देगा, 11 9 जा 99, 90 आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 9 प्लस n इज इक्वल टू 90। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 90 माइनस 9। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 81। n कितना आ गया हमारे पास 81। जब n की वैल्यू आ गई अब हम निकाल लेते हैं Sn। n की वैल्यू आ गई तो Sn में अब ध्यान दो, या S81 कह सकते हो आप, S81 लिख देते हैं या सिंपल S लिख दो, या मुझे सम निकालना है, ठीक है ना। तो सम में फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना चाहिए, हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, वेयर l रिप्रेजेंट लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो n हो गया आपका 81 बाई 2, a प्लस एल, a हो गया आपका 110 प्लस l हो गया हमारा 990, ठीक है ना। अब इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, 81 बाई 2 मल्टीप्लाई किया 0, 9 और 1 10, ठीक है, और 9 और 1 10 और 1 11, 1100 आ गया। 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, कितना आंसर आ गया हमारे पास 50, ठीक है। तो 55 और 0 आ गया हमारे पास 550, इसका आंसर आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 550, और 550 को अब कर दो 81 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 55 को कर देते हैं 81 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और 5 8 40, और यहाँ पर भी आ गया 5 1 जा 5, 5 8 40, ये आ गया 5 5 4 4 और 0 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर बचा हुआ, हमने 55 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसका आंसर आ गया 44,550, ये सम आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स आ गए विच आर डिविजिबल बाय 11, और वो सारे नंबर 3 डिजिट के थे। देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक का ऑप्शनल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थर्ड टर्म। AP में जो है जितना अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे समझेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी तो ज़्यादातर क्या है कि इसको केस स्टडी में ये चैप्टर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ वो क्वेश्चन अभी डिसाइड किए हैं जो केस स्टडी के नहीं हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी हम बाद में करेंगे, एक साथ हम सारी की सारी केस स्टडी कंप्लीट करेंगे। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6, ठीक है ना। द सम ऑफ थर्ड टर्म यानी A3 एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू ऑफ एन AP इज 6, ये हमने कंसिडर कर लिया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी A3 इंटू A7 आपको 8 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP, ठीक है ना। तो आपको पेपर में इन सभी क्वेश्चन में लिख लेना है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, और N की जरूरत है तो लेट N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जरूर एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं तो अभी डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखना कि हर चीज को आपको लिखना है। तो अब यहां से क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन बनाते हैं। A3 को क्या लिख सकते हो आप, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D, और A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि A, अगर आपको AN निकालना है तो आपने कहा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। ये भी यूज, मतलब ये डायरेक्ट लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा फॉर्मूला आप लिखो, फिर N की जगह आप 7 डालो। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोजीशन निकालनी है
उससे एक कम होता है कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल। सीधी सी बात याद रखनी है। अगर A3 कह रहा है तो एक कम कर दो पोजीशन से, A+2D। A7 कह रहा है तो A+6D। ठीक है ना, तो ये सब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। A और A ऐड होकर के कितना बन गया, A और A ऐड होकर के 2A हो गया, 6D + 2D ऐड होकर के 8D हो गया, इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, A+4D और ये आ गया 6/2। ठीक है, ये आ गया A+4D इज इक्वल टू 3, रिलेशन नंबर 1। ठीक है ना, अब सेकंड रिलेशन बनाते हैं। सेकंड रिलेशन हम प्रोडक्ट से बनाएंगे क्योंकि A और D पता चलेगा तभी आप बाकी का क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसमें AP में बस यही है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लिया तो जो मर्जी क्वेश्चन वो पूछे सब सॉल्व हो जाएगा। अब A3 × 8 7, A3 को लिख सकते हो आप A+2D और A7 को आप लिख सकते हो A+6D इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है कि यहाँ दो वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट हैं, तो ये समझ जाओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, A की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं। फ्रॉम फर्स्ट आपके पास A आ गया 3 - 4D। A कितना आ गया, 3 - 4D। ध्यान रखो, A आ गया 3 - 4D और इस वैल्यू को ले जा करके सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो A की जगह आ गया 3 - 4D + 2D और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8। 3 - 4D - 2D कितना बचा, -2D। इधर आ गया -4D + 6D, ये आ गया 3 + 2D इज इक्वल टू 8, इसका आंसर हुआ। अब देखो A - B × A + B फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ गया A² - B² इज इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4D² इज इक्वल टू 8 हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब 9 को ले जाते हैं हम राइट पर, 9 को ले जाते हैं राइट पर। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूं, फॉर्मूला सबको पता ही है। 9 को मैं ले जाता हूं राइट पर, तो हमारे पास जो D है -4D² इज इक्वल टू 8 - 9 -4D² -1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, D² आ गया 1/4, D इज इक्वल टू √1/4, D आ गया ±1/2। D कितना आ गया, ±1/2। अब ध्यान से देखो, D आ चुका है, अब मुझे A निकालना है। फिर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी मुझे S16 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखिए व्हेन D इज इक्वल टू हाफ, D अगर आपके पास 1/2 है तो A कितना है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं। A हमारा आ गया 3 -4 × 1/2, 2 से ये कट हुआ, 2 × 2 = 4, तो A हमारे पास कितना आ गया 1। 3 - 2 कितना आ गया 1। D हाफ है, A 1 है, मुझे फाइंड आउट करना है S16। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है S16, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो फॉर्मूला n/2 2A यानी 2 × 1 + n-1 16 - 1 15 × D जो कि है 1/2। क्लियर है, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 8। यहाँ आ गया 2 + 15/2, 2 बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 8, 4 और 15 19/2, 2 से इसको कट किया, 2 4 = 8 और 19 4 = 76। तो पहला सम कितना आ गया हमारे पास 76। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास हो गया when D is equal to -half, when D is equal to -1/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, आ जाओ इक्वेशन जो हमने यहाँ बनाई है, A is equal to 3 - 4D, ये हो गया 3 - 4, D की जगह 1/2 हो गया, 2 × 2 = 4, A हमारे पास कितना आ गया, A हमारे पास आ गया D हमने लिया है -half, सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास -half, तो ये +2,
3 + 2 कितना आ गया 5, तो ए हमारे पास कितना आ गया 5, d - ½ a 5। अब मुझे फाइंड आउट करना है S16, क्या फाइंड आउट करना है S16, ठीक है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म हो गई S16 = n/2 यानी 16/2, 2 × a यानी 2 × 5, 16 - 1 15, और d हो गया -1/2। d कितना हो गया -1/2, ठीक है ना। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। S16 = 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 5 × 2 = 10, और ये आ गया हमारा -15/2 यानी 20 - 5/2, 20 - 5/2 है ना, सॉरी 20 - 15 यानी 5/2, 2 4 = 8, तो 5 4 = 20, तो यहाँ पर S16 कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो या तो हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा, या तो सम हमारे पास आ जाएगा 76 यानी S16 आ रहा है 76, और या सम ऑफ 16 टर्म होगा 20 इन दिस केस, ठीक है ना। When sum of third and seventh term is 6 and product of third and seventh term is 8, then sum of first 16 term is 76 और 20, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर, ठीक है ना। पेंटिंग कंपटीशन में मिनिमम एज कितनी रखी गई है 8 ईयर्स रखी गई है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 ईयर, ठीक है ना। जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है 8 ईयर्स है। एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट व्हेन सीटेड इन ऑर्डर ऑफ द एज हैव कॉमन डिफरेंस 4 मंथ। जब आपने इसको ऑर्डर में बिठाया सभी बच्चों को, तो एज का जो गैप रखा गया वो 4 मंथ रखा गया। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही गलती हो सकती है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ तो ईयर्स में है, लेकिन गैप को किस में रखा गया मंथ में। तो गलती से आपको मंथ में नहीं यूज कर लेना है। एक तरीके से ये क्या शो कर रहा है, यही तो कॉमन डिफरेंस है। अगर 4 मंथ का गैप है तो 4 मंथ आपको ऐड करके नहीं दिखाना, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखना है, ये 8 ईयर है, ये 4 मंथ है, और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। If the sum of all the ages of participants is 168 years, हमें सारे के सारे एज कितना दे रखा है 168 ईयर दे रखा है सभी बच्चों का सम। फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन, तो सबसे बड़े बच्चे की एज आपको बतानी है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गई 8, ठीक है। लिख लोगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं डी, तो ये है 4 मंथ। 4 मंथ को ईयर में चेंज करो, 4 / 12 है ना। आंसर कितना आ गया 1/3 ईयर्स, इतने का गैप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें Sn, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, n बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इसका मतलब जो Sn मुझे दे रखा है वो है 168। Sn कितना दे रखा है 168, यानी सम ऑफ एज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये सब एज को ही ऐड कर रहे हैं, करेक्ट है। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो एज है वो 8 ईयर्स है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 8 ईयर है, वो लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्या होगा 8 प्लस आप ऐड कर देंगे 1/3, 8 + 1/3, ठीक है ना। और अगला हमारे पास क्या होगा 8 + 1/3 + 1/3,
यानी ये बन गया आपका 8 + 2/3। अब आप ऐसे ही चलने दो, ठीक है ना, समझ गए। तो जो लास्ट टर्म आपको मिलेगी, जो लास्ट टर्म मिलेगी वही सबसे एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट होगा। और लास्ट टर्म कौन सी होगी? जो ये nth टर्म है यही लास्ट टर्म होगी, जो ये n है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। जब n की वैल्यू आ जाए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो फिर हमें an निकालना है, ठीक है ना। n के बाद हमें क्या निकालना है? an निकालना है। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। तो कॉमन डिफरेंस तो क्लियर है, सबको पता है कि भाई a + d, a + 2d अप टू सो ऑन, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर्म एन AP, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में जरा आगे। अब लगाते हैं Sn में फॉर्मूला। दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू 168, सॉरी Sn हमारे पास कितना है? Sn हमारे पास है 168। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn हो गया हमारे पास n/2, 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 168। n मुझे फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 2 इंटू a कितना है? a हमारे पास 8 है, प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है? 1/3, यही कॉमन डिफरेंस है, 1/3 रख दो, इज इक्वल टू 168। क्लियर है? 8 × 2 = 16, n/2 एज इट इज, इधर आ गया हमारे पास 16 प्लस n-1/3 इज इक्वल टू 168। n/2 एज इट इज, 3 एलसीएम ले लो, ये बन गया आपका 48 प्लस n-1 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 168, ठीक है ना। 3 × 2 = 6। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास n 48 - 1, यानी ये बन गया n + 47 और इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 3 × 2 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ऑफ किया, ये आ गया आपका n² प्लस 47n, 6 8 = 48, 6 6 = 36 और 4 40, 6 1 = 6 और 4 10, ठीक है ना। 1008 आ गया। इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, n² प्लस 47n माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। 1008 प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 1008, क्योंकि माइनस दे रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 47। तो बनाते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। 1008 के बना लेते हैं प्राइम फैक्टर। 1008 ये हो गया 2 5 = 10, ठीक है, 0 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1, 2 4 2 6, 2 6 12, 2 3, नाउ 3 2 = 3 1 और 3 7, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है ना। 47 सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए, तो ठीक है। 7 3 21 3 63, 63 में से 16 हटाओ, 63 माइनस 16, 7 और 4 47 आ गया, ठीक है ना। 63 माइनस 16, तो यहाँ पर फैक्टर्स बना के ब्रेक कर लेते हैं मिडल टर्म को। ये आ गया n² प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से n कॉमन, n प्लस 63 माइनस 16 कॉमन, n प्लस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा n माइनस 16 इंटू n प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ईदर n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू माइनस 63, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट शो कर रहा है तो माइनस 63 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और वैसे भी नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। n आ गया हमारे पास 16, यानी कुल कितने पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? 16। अब कह रहा है एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स, यानी जो 16th पोजीशन पर टर्म होगी वही एज होगी एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है ना। तो एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट निकाल लेते हैं, ठीक। देयरफॉर एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, ये पूछा है हमसे। देयरफॉर एज ऑफ द
एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। देयरफॉर एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू, ये बन गया आपका A16। अब A16 को लिख सकते हो A+15D। वैल्यू ऑफ A कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ A इज 8 + 15, और वैल्यू ऑफ D कितना है? D हमारे पास है 1/3, ये यहां डाल दो। 3 5 = 15, और ये आ गया आपका 8 + 5, यानी 13 ईयर्स जो है वो एज है एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट कितने साल का था? 13 ईयर्स का था, ठीक है। तो इसको चेक करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 6th टर्म ऑफ द एपी इज दिस वन। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखो, तो अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब ऐसे तो आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो जब भी कंपोजिट नंबर हो हमेशा आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेना है। जैसे 27 की बात करूं तो 9 3 = 27, यानी इसे लिख सकते हो 3√3। 75 होता है 25 3 = 75, तो बन गया 5√3। इसी तरीके से 147 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7√3, यानी 49 × 3। देखो 3 9 = 27, 3 4 = 12 और 2 14, यानी ये आ गया आपका 7√3 अप टू सो ऑन। और इसने हमसे कौन सी टर्म पूछी है? इसने हमसे इसकी 6th टर्म पूछी है, और उसे मिक्स्ड रिजल्ट्स में नहीं दिया है, ठीक है ना, और उसे लाना है हमें कंप्लीट सर्ट्स में, ठीक है ना। तो अब क्या करो, यहां से सबसे पहले फाइंड आउट कर लो A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 किया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5√3 - 3√3, आंसर आ गया 2√3। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम जरा 6th टर्म निकाल लेते हैं। A6 हो गया A + 5D। वैल्यू ऑफ A इज 3√3 + 5, वैल्यू ऑफ D इज 2√3, सही है। टोटल कितना बन गया आपका? 8√3। 5 और सॉरी, ये आ गया हमारे पास 3√3। 5 2 = 10√3। 10 और 3 कितना हो गया? 10 और 3 हमारे पास हो गया 13√3। अब 13 को बच्चों रूट में ले जाना है, तो आप लिखेंगे 13 स्क्वायर × 3। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 × 3, मल्टीप्लाई कर लो। 3 9 = 27, 3 6 = 18 और 2 20, 3 1 = 3 और 2 5, यानी स्क्वायर रूट 507। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं आगे। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही लेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस वन देन इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट, Sn आपको दे रखा है, पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आपको Sn गिवन हो तो Sn से पहले आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है, 2n² + 5n। जैसे मैंने बताया कि भाई S1 किसके बराबर होता है? A1 के बराबर होता है, तो पहले यहाँ से हम S1 निकाल लेते हैं। 2 × 1² + 5 × 1, यानी 2 + 5, ये आंसर हो गया 7, ठीक है ना। यानी हमारा A1 कितना निकल के आ गया? 7, ठीक। इसके बाद अब फाइंड आउट करो आप S2। S2 हमारे पास क्या होगा? S2 हो गया हमारे पास 2 × 2² + 5 × 2, ये बन गया 4 2 = 8 और 5 2 = 10, यानी 18। S2 को क्या लिख सकते हो आप? A1 + A2 18, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 इज 7 + A2 इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास कितना आ गया? A2 आ गया हमारे पास 18 - 7, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 11। A2 कितना आ गया? A2 हमारे पास आ गया 11। तो इसने हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया A2 - A1, यानी 11 -
7, तो कितना आंसर आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस इसका हमारे पास आ गया 4। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लो, बड़े क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP is same as its first n terms, then show that sum of its m plus n term is 0 where m is not equal to n। ठीक है ना। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यानी sm इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी sn, ये दोनों बराबर हैं, और हमें प्रूफ करके लाना है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू 0। हमेशा क्वेश्चन का डेटा पहले लिख लेना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट करो, क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब sm को आप क्या लिख सकते हो, sm को वो सब लिखना ही आपको, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस। तो sm अपने पास क्या हो गया, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और Sn की बात करूं तो ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जितना सॉल्व हो सकता है, देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता तो आप ब्रैकेट को ऑफ करिए, 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी, ये आ गया 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। अब सारे वेरिएबल को आप, मतलब सारे जितने भी एक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको साथ करो, जैसे 2am और 2an और d तो सबको साथ में ले आओ, ये आ गया 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी माइनस 2an माइनस n इंटू n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट 2 में से, मतलब इन दोनों में से हम 2a को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह गया m-n। इन दोनों में से हम d को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह गया m इंटू m-1 माइनस n इंटू n-1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, ये हमारे पास आ गया 2a m-n प्लस d एज इट इज रखा, और यहां पर हम ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं, तो m इंटू m क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास m² माइनस m माइनस n² प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया 0। क्लियर है बात। ठीक है, 2a m-n एज इट इज प्लस d। अब ध्यान दो, और क्या सॉल्व हो सकता है, m² माइनस n² का फॉर्मूला, m² माइनस n² कितना हो गया, m-n इंटू m प्लस n, और बाकी इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो m-n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया 2a m-n प्लस d इंटू, अब इस पूरे रिलेशन में से m-n कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, m प्लस n-1 इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे रिलेशन में से m-n बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो, क्योंकि m और n इक्वल नहीं है, क्योंकि m और n इक्वल नहीं है, ध्यान देना, बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू n, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब ये 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर अदर देन 0 ये आप कर सकते हो, तो 0 अपॉन m-n क्या हो गया 0, तो ये यहीं खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जरा इस फॉर्मूले पर ध्यान दो, m प्लस n पर, अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करो तो ये बनेगा m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यानी इस आइडेंटिटी में सिर्फ कमी किसकी है,
कि अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं m प्लस एन बाई 2 से, 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 इंटू m प्लस एन, ये लिखने की जरूरत नहीं है राइट साइड पर, और लिखना चाहो तो लिख दो, ये मैं इस बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, और इसे आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो एस एम प्लस एन, यानी सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूव। यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी और हमने कर दी पूरी। क्लियर हुआ? ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखो हमने एमसीक्यू में किया था ना ये कॉन्सेप्ट, अब ये एक बड़े क्वेश्चन में आ गया। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। 3 नंबर का सम जो है वो 24 है, और उनके स्क्वायर का सम हमें 194 कह रहा है फाइंड द नंबर्स। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। एपी में 3 नंबर्स हैं और सम आपको गिवन है, तो लेट दी 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, तो वो हो गए हमारे पास a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है ना, अगर हम इसको जनरल एपी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर नहीं सकते, बट पेपर में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ध्यान रखना है कि 3 नंबर्स एंड सम, तो हमेशा कॉन्सेप्ट यही लगाना है आपको। अब केस 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस 1 ने कहा भाई इन तीनों का जो सम है वो 24 है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 24, तो d और d हो गया 0। इधर हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 8। a कितना आ गया हमारे पास 8। देखो इसका फायदा ये होता है कि आपको एक वेरिएबल पहले ही मिल जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर के सम का मतलब है a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 194। ये हमें गिवन है। ठीक है ना, अब a की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 8 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194। अब 8 माइनस डी को ओपन कर दो, a स्क्वायर यानी 64 प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 16d प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 8 द 16d प्लस 64 इज इक्वल टू 194। अब ध्यान से देखो, तो माइनस 16d और प्लस 16d कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन गया 2d स्क्वायर प्लस 64 को ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 और 4 12, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 6 हो गया हमारा 19 इज इक्वल टू 194। दिस इंप्लाइज 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 192, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। दिस इंप्लाइज d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज d स्क्वायर d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट ऑफ 1 विच इज प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो a हमारे पास है 8 और d है हमारे पास प्लस माइनस 1। अब निकाल लेते हैं हम नंबर्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स या नंबर, ठीक है ना। तो टर्म्स आर, तो हमें टर्म्स निकालनी है। व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस 1, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 1, तो निकालते हैं। पहला है a माइनस डी यानी 8 माइनस 1, दूसरा है a और तीसरा है
8 + 1 यानी a + d। आंसर आ गया 7, 8, 9। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन a = 8, ठीक है ना, इसका रिवर्स ही आएगा हमेशा। व्हेन a = 8 एंड d = -1, देखो वो 9, 8, 7 हो जाएगा। तो a - d, 8 - -1, फिर हमारे पास हो गया a यानी 8, a + d यानी +-1। ठीक है ना। तो टर्म्स की बात करूं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 + 1 9, ये 8, 8 - 1 7। तो ये हमारे पास वो 3 नंबर्स हैं जिनका सम आपको दे रखा है 24 और इनके स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 194। ध्यान से देख लीजिए बच्चों को क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशियो ऑफ 10th एंड 30th टर्म ऑफ द एपी। द रेशियो ऑफ 10th एंड 30th टर्म, 10th टर्म है और 30th टर्म ऑफ एपी इज 1:3 and the sum of its first 6 term is 42. Sum of its first 6 term is 42. Find the first term and common differences। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है जरा लिख लेते हैं उसे, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1:3 है, तो ये 1/3 हो गया। दूसरा हमें सम गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी S6 हमें 42 गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें A निकालना है और हमें D फाइंड आउट करना है। क्लियर है पूरा क्वेश्चन। अब आ जाओ यहां से रिलेशन बनाने शुरू करते हैं। A10 को क्या लिख सकते हो आप, A + 9D, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। A10 पोजीशन 10 है तो D का मल्टीपल 1 कम हो जाएगा, D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा 1 कम कर दो इससे, तो A + 9D, ये हो गया A + 29D इज इक्वल टू 1/3। कर दीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 3A, 9 3 = 27 और A + 29D अरेंज कर लेते हैं। 3A - A 2A हो गया, 29 - 27D ये कितना हो गया हमारे पास 2D, 2 और 2 कैंसिल आउट, A = D आ गया। A किसके बराबर आ गया, D के बराबर आ गया। ये पहला रिलेशन। अब निकालते हैं S6 का यूज करते हैं। S6 कितना है 42, S6 में फॉर्मूला डालो 6/2, 2A + 6 - 1 5D इज इक्वल टू कितना हो गया 42। अब देखो सिंप्लीफिकेशन, 2 3 = 6, 3 को ले गए राइट पर, यह आ गया 2A + 5D इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ चेंज कर लेते हैं 2A + 5A क्योंकि D A के बराबर है, इज इक्वल टू कितना आ गया 14। ठीक है, 3 से कट किया 42 को तो हमारे पास आ गया 14। ये बन गया हमारे पास 7A इज इक्वल टू 14। तो वैल्यू ऑफ A कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ A हमारे पास आ गई 14/7, A इज इक्वल टू 2। अगर A 2 है तो D भी कितना है 2। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस A is 2 एंड D is 2। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।